में बैठे लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, हमें संदेह है कि संविधान बचने वाला नहीं है, और अगर संविधान ही न रहे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि देश जो है आज मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहा है। देश में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग अघोषित मनुस्मृति के द्वारा देश को चला रहे हैं। जिस मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, महिला कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती है, जन्म लेने के साथ पिता के अधीन, पिता अगर मर गया तो भाई के अधीन, शादी हो गया तो पति के अधीन, और पति मर गया तो पुत्र के अधीन महिला को कभी स्वतंत्र नहीं रखना है, उस मनुस्मृति में लिखा हुआ। और वो मनुस्मृति लाने का पूरा कुआय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया। आपने सुना होगा और सब लोगों को ये बात पता है कि पूरी देश में ये चल रहा है कि 24 में हम चुनाव जीतेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र है क्या? ये हमारे लोगों को समझने का जरूरत है। हिंदू राष्ट्र का सीधा मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र, और जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और हम सभी 90% के लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके पैर से जन्मे हुए सभी शूद्र हैं। और फिर पुनः हमें शूद्र बनाने का साजिश चल रहा है। ये कैसे चल रहा है कि हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांटकर सत्ता में बैठे लोग आज कह रहे हैं कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है। मैं कहता हूँ ये जगदेव प्रसाद के लोगों, 90% के लोगों, सभी शूद्र भाइयों एक हो जाओ। न हिंदू खतरे में है, न हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूं, और भारत आते ही बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुआ है, उस नीति में क्लोजर एंड मर्जर के द्वारा जो संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है, लगभग 400 संयुक्त सचिव बना दिया गया है, और उस संयुक्त सचिव में एक भी आपके बीच के लोग नहीं है। यही है हिंदू राष्ट्र, यही है हिंदू राष्ट्र। इसके अलावा आप देखे होंगे 30 पॉइंट रोस्टर जो लाया गया था, उस 30 पॉइंट रोस्टर अगर लागू हो जाता तो शूद्र समाज से यानी ओबीसी SC ST समाज से कोई प्रोफेसर नहीं बनता। यही है हिंदू राष्ट्र, यही है हिंदू राष्ट्र जो वो लोग जो लाना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी क्लोजर एंड मर्जर जो नई शिक्षा नीति के तहत लगभग 60,000 विद्यालय को बंद कर दिया गया है। जिस सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया, उस सावित्रीबाई फुले के मिशन को फेल करने के लिए क्लोजर एंड मर्जर नीति को लाया गया है। और इतना ही नहीं, इस क्लोजर एंड मर्जर नीति के तहत
आपके देश में अभी 45,000 डिग्री कॉलेज है, उसको क्लोज एंड मर्ज करके ये लोग 15,000 पर लाने का इनका क्या प्लान है। और खुलेंगे अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों का बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जैसे उस समय द्रोणाचार्य का गुरुकुल हुआ करता था, जिस गुरुकुल में पढ़ने का भी खास लोगों का अधिकार था और पढ़ाने को भी खास लोगों का अधिकार था। तो आप क्या समझते हैं, जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों का यूनिवर्सिटी खुलेगा, उसमें हमारे बच्चों का एडमिशन होगा, हमारे बच्चे शिक्षित हो पाएंगे? तो फिर से हमें शूद्र बनाने की साजिश चल रहा है, फिर से हमारा कलम और किताब छीनने का साजिश चल रहा है। और हमारे पास समय नहीं है, मात्र 4 महीने का समय है। हमारे बच्चों का कलम और किताब खतरे में है, हमारे बच्चों का कलम और किताब खतरे में है। और इसको हम कैसे बचाएंगे, ये सब ये आपके कंधे पर है। कैसे संविधान को बचाएंगे और कैसे बच्चों के कलम और किताब को बचाएंगे। आज पूरे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे जाति का ये होना चाहिए, हमारे जाति का ये होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, अगर 24 में ये लोग सत्ता में लगता है, संविधान रहेगा या संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा? मनुस्मृति लागू हो जाएगा और उस मनुस्मृति में क्या वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है? तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, 90% के लोग, उनके सामने ये चुनौती है कि अगर मनुस्मृति लागू हो गया तो एक भी बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या एक वार्ड भी नहीं बन सकते हैं, एक वार्ड भी नहीं बन सकते। ये सबके सामने चुनौती है। लेकिन कुछ लोग, हमारे ही बहुजन समाज के लोग, जिनके लिए जो उनके गोद में बैठ गए हैं और कहते हैं कि हम अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, उनके गोद में बैठ और आप संविधान को बचा सकते हैं क्या? अपने समाज को हक अधिकार आप दिला सकते हैं क्या? इसके ऐसे ही लोगों के लिए जो उनके गोद में बैठे हुए हमारे लोग हैं, काशी राम जी ने एक किताब लिख दिया था, चमचा युग, और उसमें कहा था उन्होंने, हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों का जवानी में चमचागिरी का लत लग जाता है, वो ताजीवन दलाली करने का काम करते हैं। तो क्या हमें ऐसे दलाली से हमारा समाज, हमारे 90% के लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो हमारे सामने एक ही चुनौती है, हमें संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम सभी 90% के लोग नहीं बचेंगे, हमारे बच्चों का अधिकार नहीं बचेगा, हमारे बच्चों का शिक्षा नहीं बचेगा। और आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कहते थे मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, और एक एक कर करके पूरा देश को उन्होंने बेच दिया। मतलब आपका जो भी आरक्षण है वो सरकारी जो संस्थान है उसी में आरक्षण है, और सारे सरकारी संस्थान को बेच दिया गया, तो आपका आरक्षण है क्या? आरक्षण है तो हमें करना क्या है? हमारे ही लोग वहां बैठ कर करके हमारा हत्या करवा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो एक कुल्हाड़ी का काम कर रहे हैं, जो उस कुल्हाड़ी से 90% के लोगों का काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने का विषय यह है कि उस कुल्हाड़ी में जो बेट लगा हुआ है, वो बेट किसका है? वो बेट किसका है?
90% के लोगों का वेट है। अगर उस कुल्हाड़ी से हमें बचना है, बहुजन समाज के लोगों को कटने से बचना है, तो सबसे पहले उस कुल्हाड़ी से उस पेट को निकाल करके बाहर करना पड़ेगा। और जिसमें हम उस पेट को निकाल कर बाहर कर दिए, हमारा संविधान को कोई नहीं निकाल सकता और कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाएगा। कुल्हाड़ी निष्क्रिय हो जाएगा और समय नहीं है, मात्र 4 महीने। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपके बच्चों का कलम और किताब आपका बचा रहे? हाथ उठाकर बताइए एक बार कि आप लोग कलम और किताब का लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? अगर कलम और किताब का लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में केंद्र में बैठे सत्ता में उन लोगों को मिटाना पड़ेगा, तभी संविधान बचेगा और हमारे बच्चों के हाथ में कलम और किताब बचेगा। उतना ही नहीं, लोग अपने फायदे के लिए अपने बात को भी चेंज करते रहते हैं। अभी जो देश में जो कॉलोनियल सिस्टम के द्वारा जज बन रहे हैं, अगर कॉलोनियल सिस्टम रहा और कॉलोनियल सिस्टम समाप्त नहीं हुआ तो क्या हमारे समाज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे क्या? तो ये कौन करेगा? जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो करेंगे क्या? वो लोग करेंगे? आज बिहार में जातीय जनगणना हो चुका है और जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ है कि हमारी आबादी 90% है, लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद भी और 30 जिला में आप उठाकर देख लीजिए, शासन प्रशासन में 10% वाले 90% पद पर काबिज हैं। और हमारे ही बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि जगदेव बाबू ने कौन सा सपना देखा था? जगदेव बाबू ने यही ना सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया ना? हो गया ना? जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया कि नहीं हो गया? काहे नहीं हुआ? भारत का प्रधानमंत्री 90 का, राष्ट्रपति 90 का, बिहार का मुख्यमंत्री 90 का, और कौन सा सपना उनका था? उनका कौन सा सपना था? ये हमारे ही बहुजन समाज के लोग दलील दे रहे हैं कि जगदेव बाबू का ही तो सपना का मतलब भारत है। जगदेव बाबू के 90% के लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग 10%। अगर जगदेव बाबू के सपनों का बिहार और सपनों का भारत बनाना होगा तो मिशन के लोगों को, जो कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, वैसे लोगों को सत्ता में लाना पड़ेगा। अगर जगदेव बाबू भी अपने सिद्धांत से समझौता किए होते, जगदेव बाबू बिहार का मुख्यमंत्री होते, जगदेव बाबू को भी उस समय का वर्तमान जो केंद्र में सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुलाकर कहा कि आंदोलन को रोक दो जगदेव, जब तक हमारा सरकार बिहार में रहेगा तो मुख्यमंत्री रहोगे। तो जगदेव बाबू ने क्या जवाब दिया था कि हमारी जो लड़ाई है 90% के लोगों का धन धरती और शासन प्रशासन की हिस्सेदारी की लड़ाई है, और वो लड़ाई हमारा तुम्हारे साथ रहकर पूरा नहीं हो सकता है। हमने जो लड़ाई छेड़ा है, हमारे 90% के लोगों को हक हिस्सा तभी मिल सकता है जब तुमको इस दिल्ली के गद्दी से उखाड़ कर फेंकेंगे और अपने 90% के लोगों को दिल्ली के गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। इसके बाद जगदेव बाबू का हत्या का साजिश रचा गया। उसी प्रकार आज जो बिहार में चल रहा है,
आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इनको भी ऑफर आया, तो बार बार ऑफर आ रहा है कि लालू जी आप हमारे साथ आ जाइए, आपका सारा केस मैं खत्म कर दे रहा हूं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दे रहा हूं। लेकिन जो जवाब उस समय अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने दिया था, वही जवाब आदरणीय लालू यादव जी ने भी दिया कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा, जेल में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का काम नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या हुआ था तो उनके फाइल में क्या लिखा गया था? उग्रवादी, उग्रवाद घोषित किया गया था। लेकिन जब 90 के दशक में आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने तो फाइल मंगाए और फाइल मंगाकर उग्रवाद को हटाकर इन्होंने शहीद का दर्जा दिया अमर शहीद जगदेव प्रसाद को। अब हमारी बारी आई है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर आज इतने परेशान हो रहे हैं तो जगदेव बाबू के सिद्धांतों पर चलने के कारण हो रहे हैं। अब हम सभी 90% के लोगों को, जिनके लिए ने जगदेव बाबू ने नारा दिया था, हम सभी लोगों को एक होकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के रास्ते पर चलकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को बचाना है और पूरे देश को बचाने का जिम्मेदारी भारत के 90% के लोगों के कंधे पर है और लोगों को अपने कंधे पर लेना पड़ेगा। जिस प्रकार 30% रोस्टर लागू हुआ था, सारे नेता ऐसे में सो रहे थे, लेकिन भारतवर्ष के बहुजन समाज के लोगों ने उस लड़ाई को अपने हाथ में लिया और सड़क पर उतर गया। नतीजा हुआ कि 56 इंच के सीने वाले को झुकना पड़ा और 30% रोस्टर को वापस लेना पड़ा, 30% रोस्टर को वापस कर लेना पड़ा। वही लड़ाई है, उससे भी बड़ी लड़ाई है जो 2 महीना बाद जो लड़ाई होने वाली है। इस लड़ाई में बहुजन समाज के लोगों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस लड़ाई में वो दोबारा सत्ता में आ गया तो दोबारा चुनाव नहीं होगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा और मनुस्मृति में सबसे ज्यादा अधिकार छीना जाएगा जो महिलाओं का अधिकार है। महिला का उसमें कोई अधिकार ही नहीं है और संपूर्ण महिलाओं का। मैं एक बार मैं सोच रहा था कि हम सभी 90% के लोगों को उस मनुस्मृति में लिखा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन संपूर्ण महिलाओं को क्यों लिखा गया है? उसने अपने घर की महिलाओं को भी शिक्षा और संपत्ति से वंचित क्यों रखा? मैंने इस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो हमें जानकारी हुआ कि ये जो मनुस्मृति लिखने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो इंडियन नहीं है, वो यूरेशिया से आए हैं। और जब यूरेशिया से आए तो केवल पुरुष आया था, महिला उनके घर की भी इंडियन है। यही कारण है कि महिलाओं को ऊपर, भारत के संपूर्ण महिलाओं के ऊपर उन लोगों ने अत्याचार किया। तो जितना भी ग्रंथ लिखा हुआ है, अब सारे ग्रंथ को पढ़कर देख लीजिए, सारे ग्रंथों में महिलाओं को अपमानित किया गया है। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे मनुस्मृति हो, सारे ग्रंथों में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। अब इस संविधान को बचाने का जिम्मेदारी भारत वर्ष के कंधे पर लेते हैं। हाथ उठाकर बताइए एक बार, लेते हैं? चलिए, तो बस ज्यादा समय नहीं है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आखिरी बार संविधान को बचाने का आग्रह करता हूं। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर
जय बोल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।